स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। देखिए, जिस तरीके से किसी भी चीज की असली परख मुसीबत के वक्त में ही होती है। कौन कितना खरा है, कौन कितना खोटा है, इसे परखने के लिए मुसीबत कसौटी का काम करती है। लगता है सैलाब भी दिल्ली को इसी कसौटी पर कस रही है, क्योंकि इस बाढ़ में दिल्ली वालों ने बहुत कुछ देख लिया। मुसीबत की मार देख ली, वादों को धुलते हुए देख लिया, सिस्टम को बिखरते हुए देख लिया और सियासत का असली चेहरा भी देख लिया है। लेकिन सेना ने हर बार की तरह इस बार भी अपना दम साबित कर दिखाया। डूबती दिल्ली को सेना ने अपना रक्षक सेना में मिल गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। जिस ड्रेनेज के रेगुलेटर के टूटने से पानी दिल्ली में घुसा, वो सेना ने दुरुस्त किया। सेना को जो यहाँ पर बुलाया गया है इंजीनियरिंग डिवीजन के जवानों को, उसका मकसद ये था कि यहाँ पर वो एक टेम्परेरी सही लेकिन फौरी इंतजाम किया जाए, जिससे कि पानी को शहर में जाने से रोका जा सके। आईटीओ बैराज के जिन जाम गेट की वजह से पानी बढ़ा, उसे सेना खोल रही है। नालों का पानी वापस यमुना में जाए, उसके इंतजाम भी सेना कर रही है। जनरेटर रखे गए हैं क्योंकि जो नालों में पानी आ रहा है वो तेजी से निकल सके, और इस वजह से यहाँ ऐसे इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, रेस्क्यू से लेकर राहत पहुंचाने तक के मिशन में सेना भी हाथ बटा रही है। दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक 3-3 सरकारें हैं, 70 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, 250 निगम पार्षद हैं, और जब दिल्ली पर बड़ी मुसीबत आई तो बचाने के लिए सेना को उतारना पड़ा। इस त्रासदी के बीच नागरिक प्रशासन के घुटने टेक देने के बाद सेना ही रक्षक बनकर सामने आई। और सबसे बड़ा काम यह हुआ कि दिल्ली में WHO दफ्तर के पास टूट गए ड्रेनेज के रेगुलेटर को दुरुस्त किया गया। रेगुलेटर के टूटने से नालों का पानी यमुना में जाने के बजाय वापस दिल्ली में घुस आया था। अब सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने इस जगह पर अस्थायी बैंड बना दिया है, जिससे काफी पानी आना बंद हो गया। एक तरफ ये इस वक्त यमुना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है। इस सब के बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है ये बना हुआ था, और वो उसका एक हिस्सा टूट गया। उसका असर क्या हुआ? यमुना का पानी नाले के पानी में मिला और नाले का पानी बैक फ्लो करके शहर के अंदर चला गया यमुना के पानी के साथ में। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को, और सेना के जवानों ने ये काम बखूबी जो है लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, एक टेम्परेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे कि यमुना का पानी नाले के पानी में ना मिले। हमने असेस किया सिचुएशन को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। करीबन 1:30 पे हमने दोपहर को ये काम शुरू किया और रात को करीबन 10:30 पे हमने कंप्लीट किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भरा पानी नाले नालियों के जरिए वापस यमुना में चला जाए, इसके लिए पंपिंग सेट की मदद ली जा रही है ताकि नालों में पानी का फ्लो तेज हो। अब शहर में दाखिल हुआ बाढ़ का पानी वापस यमुना में जाने लगा है। ये वो पानी है जो दिल्ली के आईटीओ उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है, आईटीओ हो गया, राजघाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान, उसके आसपास के जो तमाम जो इलाके हैं जहां जो जलभराव हुआ है, वो पानी अब जो है वापस नाले में गिराया जा रहा है और नाले का पानी यमुना की तरफ जा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े जेंट्स रखे गए हैं जिसकी मदद से जो शहर में जो पानी भरा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा उस प्रेशर को जो है यहाँ पर कवर करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि उस प्रेशर उसको पानी को जो है जल्दी से खींचा जा सके। सेना की टीम बाढ़ में डूबी दिल्ली को जल्द से जल्द इस संकट से उबारने के लिए एक अहम मिशन में लगी है, और वो मिशन चल रहा है आईटीओ बैराज में। आईटीओ बैराज के 32 में से बरसों से जाम पड़े 5 गेट को खोलने का काम चल रहा है। अभी तक जाम पड़े 5 में से सिर्फ एक गेट को ही खोलने में कामयाबी मिली है।
इस काम में सेना और नेवी की भी मदद ली गई है। मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम दिल्ली जा रही है। उसमें नेवी की डाइविंग टीम, वेल्डिंग और कटिंग के एक्सपर्ट होंगे। ये जो आपको सामने गेट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई कि यहाँ सिर्फ दलदल है, दरअसल इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे थोड़ी दूर, जहाँ अंदर से डाइविंग टीम जो है वो मौजूद है, वो कंप्रेशर से मिट्टी को घोलने की कोशिश कर रही है। 3 दिन का समय लग सकता है जब पूरी मिट्टी यहाँ से जाए और उसके बाद पानी का बहाव तेज होगा। यानी यहाँ पर किस तेजी से पानी जाता है उसको समझने के लिए पहले तो कंप्रेशर लगा करके यहाँ पर पानी में मिट्टी को घोला जा रहा है और उसमें 3 दिन का समय एक गेट को खोलने में लग सकता है। इस बैराज के सभी गेटों को खोलने का काम 2 दिन से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आईटीओ बैराज के सभी गेट खुले होते तो शायद यमुना में बाढ़ का पानी शहर में घुसने के बजाय आगे निकल जाता। लेकिन बरसों से जाम पड़े इन भारी भरकम गेट को खोलने का काम भी कम चैलेंजिंग नहीं है। मड को निकालने का काम हो रहा है, वो रोल ज़्यादा डाइवर्स का है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है कि गेट को जब फ्री कर दिया मड से, उसके बाद उसको उठाना है। तो गेट को उठाने के लिए एक मोटर है, लेकिन मोटर के साथ साथ एक क्रेन का हमने आइडिया लगाया, जिस क्रेन को लाया गया है। लेकिन उस क्रेन की जो केबल्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं जो वेल्ड हो रखी हैं। तो उस चीज़ को हमने असेस किया। नेवी में सबसे पहले रिक्वेजिशन आया था अंडर वाटर कटिंग का, तो कल हमने काफ़ी डिटेल्ड असेसमेंट किया है। बट जो पहला गेट है उसमें क्लियरली सिल्ट की वजह से अटका हुआ था एंड डीसिल्टिंग सिविल डाइवर्स ने कर दी थी एंड वैलिडेशन हो गया क्योंकि वो उठ भी गया। तो अभी हमने बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट वेल्डिंग कटिंग का भी सामान मंगवा रहे हैं एंड डीसिल्टिंग का भी मंगवा रहे हैं। राजनीति, नेतागिरी ने दिल्ली को डुबोया और मुसीबत में घिरे दिल्ली वालों को इस संकट से उबारने के मिशन में जुटी है सेना। सेना के आने से दिल्ली के संकट के समाधान की काफी उम्मीदें जगी हैं, लेकिन सैलाब से पैदा हुआ यह संकट जल्दी खत्म हो जाएगा, फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह है ये तस्वीरें। यमुना के नजदीक लाल किला, कश्मीरी गेट, राजघाट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में इतना पानी भरा है कि इसके जल्द कम हो पाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसा लग रहा है मानो इन इलाकों में दरिया ठहर सा गया हो। रिंग रोड, यहाँ पर ये फॉर्चूनर आप देख रहे हैं, ये पानी में डूबी हुई फॉर्चूनर। और ऐसे में जब हम यहाँ इस रिंग रोड पे ये तस्वीर देखते हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, अभी भी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। और देखिए हाथ में 2 लाठी लेकर के ये चाचा हमारे बगल में खड़े हो गए हैं। इनका परिचय मैं ये दूं कि यहाँ पर ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ये जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ टिके हुए हैं चूंकि इन पे रखवाली का जिम्मा है। हाँ जी, रखवाली का जिम्मा है जी। और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा आपने, डटे हुए। नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। हालांकि दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि कल तक पानी उतर जाएगा। अब पानी रिसीड करने लगा है, ये रिसीड करेगा, आज भी रिसीड करेगा, कल भी रिसीड करेगा, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा खास अनुमान मतलब इस तरीके से आशंका नहीं है। करीब पर आवर 5 सेंटीमीटर के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है और कल तक सिचुएशन वाटर लेवल की और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई रविवार तक ये सारा पानी उतर सकता है, वो भी तब जबकि पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। जाहिर है पहाड़ों की बारिश का असर दिल्ली तक फिर दिखाई देगा। तो दिल्ली में फिलहाल यमुना का पानी उतर रहा है और जैसे जैसे पानी का लेवल घट रहा है एक नया खतरा सर उठा रहा है। ये खतरा है महामारी का। जी हां, दिल्ली पर महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि जिन इलाकों से पानी हट रहा है वहां सफाई का इंतजाम ही नहीं किया गया। अगर महामारी फैली तो दिल्ली में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। दिल्ली में सैलाब का सितम, क्या होगा तबाही का अगला कदम? ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा।
उतरता पानी, खौफ की कहानी, कैपिटल का सीन बड़ा संगीन। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। पहले बाढ़ ने रुलाया, अब महामारी ने पंजा फैलाया। बीते कई दिनों से इसी हाल में, इसी अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। ये मवेशी इसी हालात में यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बीमारी राजधानी दिल्ली के लोगों को हो सकती है। दिल्ली का हाल डराने वाला है। यमुना के पानी ने दिल्ली पर जब धावा बोला था तो पानी मीटर वाली रफ्तार से चढ़ा था, और जब जाने की बारी आई तो शुरू में इसने खूब तेजी दिखाई। WHO बिल्डिंग के पास पानी घटने की तेज रफ्तार का असर अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण के माध्यम से। प्रवीण, अगर आप यहाँ पर ये दीवार की तस्वीर दिखा पाए जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। प्रवीण, ये तस्वीर दिखाइए जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर दीवार के तक, जहाँ तक मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक था वाटर लेवल, यानी कि यमुना का जलस्तर यहाँ तक था। और अभी कहाँ है? अभी करीबन 6 फुट नीचे आ गया है। लेकिन अब दिल्ली में डेरा जमाए यमुना का पानी लोगों और सिस्टम के सब्र का इम्तिहान ले रहा है, इंच इंच में उतर रहा है। आज अलग अलग समय पर यमुना के पानी का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे यमुना का लेवल 207.62 मीटर था। सुबह 10 बजे ये 207.53 मीटर पर आया। दोपहर 1 बजे यमुना का पानी 207.27 मीटर था और दोपहर 2 बजे 207.18 मीटर। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है, महामारी का खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब सैलाब आया तो लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। शुरू में तो इसका पता नहीं चला, लेकिन अब पानी उतर रहा है तो खतरा सामने आ रहा है। दिल्ली में आई सैलाब की तबाही के बाद राजधानी दिल्ली पर अब महामारी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते पर। यहाँ पर आपको नजर आएगा काफी ज्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। इसके अलावा आपको जानवरों की भी, मवेशियों की भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। इस तरह के मवेशियों से निश्चित तौर पर कई सारी बीमारियों का खतरा है। जानकार बताते हैं कि सैलाब में डूबकर मरे मवेशियों को अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, लेकिन सरकार प्रशासन की तरफ से इसके लिए अब तक कोई कदम उठाया गया हो ऐसा लगता नहीं। बाढ़ के बीच दिल्ली पर मंडराते महामारी वाले खतरे की एक वजह है वो पानी जो दिल्ली में घुस तो गया, लेकिन अब उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दिल्ली अगर महामारी का मंजर देखती है तो इसमें निचले इलाकों में अटके पानी का भी बड़ा हाथ होगा। ये ठहरा हुआ पानी है, मतलब यहाँ जो पानी भर गया इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। चाहे आप इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पूरा मेन रोड की तरफ रास्ता जाता हुआ, लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मेरे चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पानी में मिलते हैं। देखिए आपके ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको निकालने का जरिया क्या है, आखिर सरकार इसे लेकर काम क्या कर रही है। एक तरफ दिल्ली में पानी भरा है तो दूसरी तरफ राजधानी में जगह जगह गंदगी का अंबार भी महामारियों को न्योता दे रहा है। दिल्ली में अभी जो हालात हैं उनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है। हमारी संवाददाता शिरीन जिस यमुना बाजार इलाके से आपको दिल्ली का हाल बता रही थी, वहां से सिर्फ 3.25 किलोमीटर दूर दिल्ली का सबसे पॉश इलाका सिविल लाइंस है, जहां बड़े अफसर, नेता और रसूख वाली हस्तियों के ठिकाने हैं। लेकिन पानी को किसी का डर नहीं है, वो खूंटा गाड़ कर डटा हुआ है। मैं दिल्ली के सिविल लाइंस में हूँ कि गले तक पानी यहाँ पर दिल्ली में इस समय है। ये इस समय की सच्चाई है। यमुना का जलस्तर कम हुआ, ये भी सच्चाई है, लेकिन ये पानी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। इस कटु सत्य से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और यह हालात देख करके मुझे मलिक ज़्यादा मंसूर याद आ रहे हैं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है।
जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। दिल्ली में सैलाब का पानी जितने दिन टिका रहेगा, महामारी का खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पानी के स्तर बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों बढ़ती है। उसमें संक्रामक में वाटर बाउंड डिजीज, इसमें डायरिया, जिसमें कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसी बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इस तरह की बीमारियां। जहां तक बचाव की बात है, बचाव के लिए जैसे पानी का स्तर बढ़ा है, इसको कम होने से पहले प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं चालू हो जाए, जिसमें वाटर बाउंड डिजीज, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए उसका क्लीनिंग वाटर का, आपके घर में पहुंचने वाले पानी का सैनिटाइजेशन, ये सारा जरूरी है। दिल्ली की सरकार ने बाढ़ में डूबे लोगों को रिलीफ कैंपों में तो भेज दिया, लेकिन वहां की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में, जहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इन राहत शिविरों में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। जानवरों को भी यहीं पे बांधा हुआ है और इतने से शिविर में आप देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं। यमुना के पानी में डूबी दिल्ली फिलहाल महामारी के उस टाइम बम पर सवार दिख रही है जिसमें किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। तो बाढ़ के पानी के बाद अब महामारी का खतरा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर महामारी फैली तो दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, क्या इसका सामना कर पाएगा वो? ये समझने के लिए आपको कुछ जरूरी आंकड़े इस बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। आप इसके जरिए समझ पाएंगे कि आखिर दिल्ली पर अगर महामारी का खतरा होता है तो फिर किस तरह के हालात हो जाएंगे। देखिए, महामारी का खतरा अगर दिल्ली में आता है तो आबादी कितनी है? 2 करोड़ है दिल्ली की आबादी। इस 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 3507 सरकारी अस्पताल मौजूद हैं और ये सरकारी अस्पताल के बदौलत ही ये आबादी 2 करोड़ दिल्ली में मौजूद है। जो यहाँ पर देखिए 3507 सरकारी अस्पताल और उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? यहाँ पर 18,000 सरकारी डॉक्टर्स हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ देखिए आप 1111 मरीज पर एक डॉक्टर यहाँ पर है, यानी कि एक डॉक्टर पर जो जिम्मेदारी है वो 1111 मरीजों की है। अस्पतालों में अब बेड की व्यवस्था आप देख लीजिए। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अगर मिला दिया जाए तो दिल्ली में मरीजों के लिए 58,960 बेड की व्यवस्था है। दिल्ली की आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 339 मरीज पर एक बेड का ही इंतजाम मौजूद है। समझिए आप, 2 करोड़ की आबादी, सरकारी अस्पतालों की संख्या यहाँ 3507, 18,000 सरकारी डॉक्टर्स हैं और इस लिहाज से ये व्यवस्था जो है नाकाफी साबित होती है। चाहे अस्पतालों में आज बेड की व्यवस्था किस तरीके से है ये देख लीजिए। तो यहाँ सवाल कई उठ जाते हैं और सोचिए कि भगवान ना करे कि दिल्ली में सरकारी अगर यहाँ पर महामारी फैलती है तो फिर अनहोनी कितनी बड़ी होगी। और अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि बाढ़ और बारिश में दिल्ली के लोग पहले से बेघर हैं, वो सड़क पर रात गुजार रहे हैं, लेकिन नेताओं को लोगों की परवाह कम ही है, अपनी राजनीति की फिक्र ज्यादा है। वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एलजी और मुख्यमंत्री में लड़ाई भी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले आपस में भिड़े हुए हैं। एनडीआरएफ को भी सवालों में खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर अफसरों पर एक्शन की मांग की है। दिल्ली में जितना कीचड़ बाढ़ के चलते आया उससे ज्यादा सियासत ने फैला दिया। ये गहरा षड्यंत्र और साजिश है। ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, प्रायोजित। एक निठल्ले भ्रष्टाचारी धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो गिद्धों से भी गए गुजरे निकले। पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब ये भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में घुसने की पूरी कोशिश कर रही है। अपनी असफलता छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली आज ये दिन देख रही है।
ये बाढ़ के बाद की शाब्दिक सियासी गाद है जो नेताओं की जुबान से बह रही है, जिसमें बेहिसाब दुर्गंध है, जिसकी तीव्रता जल प्रलय से भी कहीं ज्यादा है, जिसके प्रवाह में मर्यादा के बांध ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की परवाह अटकती जा रही है, उन दिल्ली वालों की फिक्र भटकती जा रही है जिनकी जिंदगी पिछले 5 रोज से टकटकी पर टंगी हुई है, जिनका घर पानी में डूबा हुआ है, जो बेघर सड़क पर पड़े हुए हैं, जो अपने सियासी भाग्य विधाताओं के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये जो बारिश है और जो बारिश का फ्लो है, इसने लोगों की चिंताओं में बहुत ही ज्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए कैसे बाढ़ पीड़ित है बेचारे, फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर दिखाइएगा, और किस तरह से अंदर सिमट आए हैं। कुछ देर पहले सामने की ओर खाना बट रहा था, वहां पर ये थे, सबके सब सिमट आए हैं और इनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। इतना सामान ला जुगी सब कुछ बह गया, बाकी सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। बाढ़ की मार से बेहाल हुए लोगों की चिंता से ज्यादा नेताओं को सत्ता को साधने वाली सियासत की फिक्र है। यही वजह है कि जब दिल्ली लापरवाही की बाढ़ में डूबी है, जब यमुना में पानी घटने के बावजूद पौष इलाकों की गलियां लबालब भरी हुई हैं, जब देश की राजधानी जल तांडव से कांप रही है, जब दिल्ली को डुबो कर मारने वालों पर सवाल उठ रहे हैं, तब दिल्ली के नीति नियंता अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या मंत्री, विधायक और सांसद हों, सब के सब आरोपों की दीवार खड़ी कर अपनी गद्दी या कहिए कि बाढ़ के दाग से दामन बचाने में जुटे हैं। जो दिल्ली लकवाग्रस्त व्यवस्था की भेंट चढ़ी है, वहां नगर निगम से लेकर सूबे की सत्ता तक पर आम आदमी पार्टी काबिज है। सुबह सुबह केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज मीडिया के सामने आई और दिल्ली में बाढ़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। बताया कि हथनी कुंड बैराज से एक मुश्त पानी छोड़कर कैसे दिल्ली को डुबोने की साजिश रची गई। हथनी कुंड बैराज से सिर्फ और सिर्फ यमुना की ओर पानी छोड़ा जा रहा है और बाकी के सपोर्टिंग कैनाल्स जो है वो खाली पड़े। एक तो लगभग सूखा पड़ा हुआ ईस्टर्न कैनाल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सारी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस आईटीओ के पास हैं जहां से यमुना बहती है, और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर उन्होंने रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाए। सेवा में हाथ बढ़ाने के बजाय गर्दन दबाने पे जुटे हुए हैं। दिल्ली को मुसीबत में डालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता पानी में दिल्ली को डुबोने की साजिश वाली थ्योरी के इर्द गिर्द खड़े हैं और इसके लिए वो सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के नेता भी पूरे शोध के साथ कैमरों के सामने बैठे 2013 और 2019 में जो हथनी कुंड में पानी छोड़ा गया था, उसका पूरा हिसाब किताब समझाया और फिर दिल्ली की सरकार के सामने सवालों की लिस्ट पढ़कर सुनाई। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। बीजेपी के नेता यमुना और नालों की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिर्फ हथनी कुंड पर साजिश रचकर दिल्ली में आपदा लाने का इल्जाम ही नहीं लगाया है, बल्कि यहां तक दावा किया कि एनडीआरएफ को भी इसी मकसद से रोका गया कि दिल्ली दलदल में डूब जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। एनडीआरएफ को लेकर 2 दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता आग बबूला हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अफसरों ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया।
ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ आरोपों का प्रहार और पलटवार भर नहीं है, बेशर्मी तो ये है कि बाढ़ पर बोलते बोलते तमाम नेता एक दूसरे पर ढेरों इल्जाम भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को आपदा पर सियासत से बचने की सलाह भी दे रहे हैं और ऐसा कमोबेश सब के सब कह रहे हैं। और इन सब के बीच पानी में निरीह सी डोलती खड़ी है दिल्ली, जो बेबस है, लाचार है, अपने सियासी सुल्तानों की लापरवाही के बाद उनकी जुबानी जंग देख रही है, सुन रही है और अपने भाग्य पर सिसक रही है। तो दिल्ली की बाढ़ पर सियासी कीचड़ उछल रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल आरोप लगाया था कि हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए जानबूझकर इतना पानी छोड़ा गया, जबकि इसी बैराज से यूपी जाने वाली जो नहर है वो सूखी थी। इसकी सच्चाई जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, हथनीकुंड बैराज में दरअसल दो नहरें, दो कनाल हैं जो उस वक्त आप देख रहे हैं। एक वेस्टर्न कनाल है जहां से हरियाणा और दिल्ली तक पानी आता है, दूसरी तरफ ईस्टर्न कनाल जिसके जरिए यूपी की तरफ पानी जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईस्टर्न कनाल में पानी छोड़ा ही नहीं गया, लेकिन हम आपको यहां पर यह बता दें कि ईस्टर्न कनाल की जो कैपेसिटी है वो केवल 5000 क्यूसेक पानी की ही है, इससे ज्यादा वहां पानी नहीं जा सकता। जबकि हरियाणा और दिल्ली जाने वाले कैनाल की कैपेसिटी 18,000 क्यूसेक पानी है, यानी ईस्टर्न कनाल से कहीं ज्यादा। अगर इन दोनों नहरों में भी पानी छोड़ा जाता तब भी मात्र 23,000 क्यूसेक पानी ही जाता। लेकिन दिल्ली में बाढ़ तब आई जबकि 3,65,000 क्यूसेक छोड़ा गया, यानी इनमें से 23,000 क्यूसेक पानी कम भी कर लें तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। यानी अगर दोनों नहरों में पानी छोड़ भी दिया जाता तब भी दिल्ली में बाढ़ आती ही आती। और यही देखिए, हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर ये आरोप लगाया गया। हथनीकुंड बैराज के बाद वजीराबाद बैराज, और वजीराबाद बैराज के बाद जो अगला बैराज है वो भी आपके सामने ITO बैराज। जिस तरीके से हर जगह साफ तौर पर बाढ़ और वाटर लॉगिंग जगह जगह देखने को मिली। ओखला बैराज उसके बाद आता है। तो जगह जगह पानी भरा हुआ है और जो आरोप लगाया जा रहा है उनमें दावा जिस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत खोखले से दिखाई दे रहे हैं। तो बाढ़ और पानी को लेकर नेताओं की इस लड़ाई में मुसीबत दिल्ली वालों की है, दिल्ली के आम लोगों की है, क्योंकि यमुना के किनारे वाले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। ऊपर से सब्जी भी नहीं मिल रही है, अगर कहीं मिल भी रही है तो वो इतनी ज्यादा महंगी है कि उसे खरीदने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या टमाटर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाली है। ये सिर्फ पानी भर नहीं है, ये पीड़ा का प्रवाह है। ये दिल्ली के दिल का वो दर्द है जिसकी टीस से दिल्ली वाले कराह रहे हैं। ये कुदरत का वो कहर है जिसका असर इतना व्यापक है कि पूछिए मत। ये न सिर्फ लोगों को घर से बेघर कर गया है, बल्कि जो घर में हैं उनके लिए भी त्रासदी लेकर आया है। दिल्ली वालों पर वाटर स्ट्राइक का इफेक्ट सब्जियों पर दिखने लगा है। लोगों के घरों से सब्जियां लापता हो गई क्योंकि सब्जी मिल ही नहीं रही। ABP न्यूज की रिपोर्टर मदीहा खान पहुंची मदनपुर खादर के इलाके में, जहां तमाम ठेले खाली पड़े मिले। ये वो सब्जी मंडी है जो सुबह तड़के से ही सज जाती थी। सब्जियां जो है ठेलों पर उतर जाती थी, गाड़ियां सब्जियों की आना शुरू हो जाती थी। लेकिन आज हाल कुछ ऐसा है यहाँ का कि ठेले खाली पड़े हैं, सब्जियां जो है वो काफी बासी और पुरानी लग रही हैं। ये सब की वजह है क्योंकि बाढ़ का असर दिल्ली पर देखा जा रहा है। इन खाली ठेलों के बीच एक ठेला ऐसा था जिस पर कुछ सब्जियां थी। मदीहा खान उस ठेले वाले के पास पहुंची, देखा कि जो सब्जियां थी वो भी पुरानी थी। सब्जी बेचने वाले से पूछा कि ऐसा क्यों, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुझे ये बताइए कि सब्जियां ताजी नहीं दिख रही हैं, क्या वजह? अभी तो देख लो, ये जो जमुना का जो बांध है इस पे पानी इतना आ गया हथनीकुंड से कि यहाँ जितने निचले हिस्से में जो खेत वाले रहते थे, कोई भी खेत वाला अभी है नहीं। सब खेत वाले अभी रोड पे ऊपर आ गए और उनका सबका जो जिसमें खेती बाड़ी करते थे उसमें पानी भर गया था।
टमाटर की कीमतें पहले से ही डरा रही थी। अब तो मिर्ची, धनिया, भिंडी सबके दाम बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ तक कि आलू प्याज के भाव भी बढ़े हुए हैं। रेट क्या चल रहा है इस वक्त? अगर बात करें आलू का, प्याज का, कितना बढ़ा हुआ है? ये तो बहुत डबल हो गया रेट। तो टमाटर हो गया 60 की पाव हो गया टमाटर, और 30 रुपए किलो प्याज है, और आलू भी 30 रुपए लगभग हो गया है। और मिर्ची का भी रेट कम से कम 200 के लगभग आ गया। 300 रुपए धनिया है। यह सिर्फ एक मदनपुर खादर के हालात नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश यही स्थिति है। सब्जियां नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं उनके दाम आसमान पर हैं, क्योंकि मंडी में बाहर से गाड़ियां भी नहीं आ पा रही। सब्जी जाहिर सी बात है महंगी हो गई है, ताजी सब्जी आने में दिक्कत हो रही है। जो सब्जी बाकी मंडी से आती है, बड़ी मंडियों से, वो आ पा रही है? मंडी में तो अब गाड़ी आ ही नहीं रही, क्योंकि जहाँ से पहले गाड़ी आती थी वहाँ सारी सब्जियां सड़ गई है। टमाटर सड़ गए हैं। सब्जी जब खेती नहीं रहेगा तो सब्जी वो कहाँ से लाएंगे? दरअसल आजादपुर मंडी में बाहर से सब्जियां आती हैं, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन के बाद गाड़ियां जहां तहां फंसी पड़ी हैं। कई ट्रक लोड होने के बाद भी अपनी जगह से चल नहीं पाए। पंजाब, उत्तर प्रदेश से आने वाले ट्रक भी दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। इसका असर साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली में राज्यों पर हो रही बाढ़ जो है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से जो सब्जियां हैं वो कई इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और जिन इलाकों में पहुंच रही हैं वहां पर सब्जियों का हाल कुछ ये है कि सिर्फ बासी और पुरानी सब्जियां रखी हुई हैं, और पूरी तरह से ये मानो जिसे सड़ गई हो। ठेले पे रखी सब्जियां सड़ गई हैं, हाल बेहाल है। सब्जी और फ्रूट्स पे जो रेट है इस वक्त बहुत ज्यादा है। एक तरफ बाढ़ की आफत है, दूसरी तरफ महामारी का खतरा लोगों को डरा रहा है, और इन सब के बीच दिल्ली से फिलहाल सब्जियां गायब होती जा रही हैं। जाहिर है बाढ़ से कराह रहे दिल्ली वालों पर ये एक और नई मुसीबत है। तो बाढ़ ने सिर्फ दिल्ली को ही तबाह नहीं किया है, मध्य प्रदेश और पंजाब भी इस वक्त बेहाल नजर आ रही हैं। नदियों के उफान ने एक तरफ अगर मैदान को तबाह किया है तो दूसरी तरफ पहाड़ हैं, वहां भी सैलाब का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर में नदियों का उफान जानलेवा साबित हो रहा है। जिस हिमाचल प्रदेश ने सैलाब की विभीषिका झेली, वहां से अब भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां नदियों में पहले जैसा उफान तो नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा लगातार जारी है। किन्नौर हो, सोलन हो या फिर कोई दूसरे जिले हो, हालात हर जगह लगभग एक जैसे हैं। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं नदियों का उफान डरा रहा है। बरसते मॉनसून में डराती इन तस्वीरों से लोगों का दिल बैठा जा रहा है। जिस हिमाचल प्रदेश ने सैलाब की विभीषिका झेली, वहां से अब भी चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में बारिश की गति में हल्का ब्रेक लगा है, लेकिन पहाड़ों का गिरना थमा नहीं है। किन्नौर जिले में ये पहाड़ देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा। ये सोलन जिले के अर्की की तस्वीर है, जहां बखालग में एक विशाल चट्टान खिसक कर आ गई। इसने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस विशाल चट्टान को अब टुकड़ों में तोड़ने का काम चल रहा है। गनीमत ये रही कि चट्टान गिरने से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश के लिहाज से हिमाचल पर आने वाले दिन भारी हैं। 7 जिलों शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को भी येलो अलर्ट जारी किया है। 4 से 5 दिन जो है प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा, और 7 ऐसे जिले हैं जहां पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह पे हो सकता है। उसमें मुख्य तौर पर शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पे कुछ जगहों पे जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की जान सांसत में पड़ गई। वो तो गनीमत रही कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, SDRF और CRPF ने मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उफनते सैलाब से दोनों लोगों को बचा लिया।
मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ में लांच नदी में ऐसा उफान आया कि एक लड़का बह गया। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब के जालंधर में एक बड़ा हादसा टल गया जब उफनते पानी के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाव डगमगा गई। हुआ ये कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम नाव से निकल रहे थे। सीएम के साथ राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल भी थे। अचानक बीच नदी में नाव डगमगा गई। इससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि नाव को जल्द ही काबू में कर लिया गया। तो सैलाब वाले सितम के बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महंगाई का सितम कर दिया है। सैलाब की मार से अपना घर बार रोजगार गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार से मदद की उम्मीद लगाकर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि सरकार राहत का पैगाम देगी, लेकिन सूबे की सुक्खू सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए। कीमत में 3 रुपए के इजाफे के साथ हिमाचल प्रदेश में 1 लीटर डीजल के लिए अब 91 रुपए चुकाने होंगे। बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से लोग भी काफी नाराज हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस फैसले का अंजाम महंगाई के तौर पर सामने आएगा। दहलाने वाला ये मंजर हिमाचल प्रदेश का है, जहां न दर्द का सैलाब रुका है, न मुसीबत वाली लैंडस्लाइड थमी है, न जिंदगी पटरी पर लौटी है। मुसीबत के मारे लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार राहत वाला ऐलान करेगी। इसी उम्मीद में तिनका जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूबे की सरकार ने आपदा की आड़ में महंगाई बम पटक दिया। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाकर 91 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा दिया। सैलाबी सितम झेल रही आवाम इसे सरकार का सितम बता रही है। काम भी नहीं है, ऊपर से सीजन ऑफ चला हुआ है, महंगाई क्या करते हुए तो हमारे को गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। तब तो पहले ही काम नहीं है, ऊपर से डीजल महंगा कर दिया हुआ है, तो सर ऐसा तो कहाँ चलेगा सर। महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी सर, और थोड़ा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। जो गरीब तबका है बेचारा वो तो मर जाएगा फिर। 7 महीने की सुक्खू सरकार ने डीजल के दाम में दूसरी बार इजाफा किया है। इस इजाफे से पहले डीजल पर वैट 7 रुपए 40 पैसे था, जो बढ़कर 10 रुपए 40 पैसे हो गया है। और डीजल यहां पहले 89 रुपए प्रति लीटर बिकता था, अब 91 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सुक्खू सरकार ने जनवरी में ओल्ड पेंशन स्कीम का हवाला देते हुए डीजल पर 3 रुपए का वैट लगाया था। इस बार इसके लिए आपदा को वजह बताया जा रहा है। वैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा है उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है। जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है। सीएम साहब की दलीलें अपनी जगह, पर जानकारों का कहना है कि डीजल महंगा होने का असर आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है, क्योंकि इससे माल भाड़ा बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम भी बढ़ेंगे और खेती पर आने वाली लागत भी बढ़ जाएगी। बीजेपी डीजल की महंगाई के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को कटघरे में खींच रही है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। कांग्रेस की दलील है कि सूबे में जब बीजेपी की सरकार थी तब जयराम ठाकुर ने चुनावी फायदे के लिए डीजल 7 रुपए सस्ता कर दिया था। वो फैसला सही नहीं था। डीजल के दाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इतना तय है कि इसकी कीमत आम आदमी ही अदा करेगा।
तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जल जमाव की वजह से कई इलाकों में जाम देखने को मिल रहा है। आईटीओ के पास भी ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके अलावा जसोला मेट्रो स्टेशन के पास भी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बदरपुर मथुरा रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। सरिता विहार फ्लाईओवर के पास भी जाम लगा हुआ है। तो दिल्ली वालों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आईटीओ के पास रफ्तार धीमी पड़ गई है कई जगहों पर, क्योंकि जल जमाव है। बारिश भी अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से हुई तो ट्रैफिक पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है। दिल्ली आईटीओ के पास जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद तिलक ब्रिज के नीचे जल भराव हुआ है। तिलक ब्रिज के नीचे 2 फीट तक पानी भर गया है। ट्रैक्टर के सहारे अब वहां से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो ट्रैफिक जाम है उसे खोला जा सके। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। देखिए रात का वक्त है और जिस तरह से ट्रैफिक रुका हुआ साफ आपको दिखाई दे रहा है और पानी भर गया है तिलक ब्रिज के नीचे, जहां ट्रैक्टर के सहारे अब इस पानी को निकालने की कोशिश हो रही है। 2 फीट तक पानी भरा हुआ है तिलक ब्रिज के नीचे। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए आपके सामने तस्वीरें भी हैं इस वक्त। दिल्ली आईटीओ के पास जल जमाव, वाटर लॉगिंग, लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए किस तरह से दिखाई दे रही है तस्वीरें। बारिश के बाद तिलक ब्रिज के नीचे जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और अब वहां से पानी निकालने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। ट्रैक्टर के सहारे यहां पर पाइप के जरिए निकाला जा रहा है पानी, ताकि इस भरे हुए पानी को जब निकाला जाए तो ट्रैफिक की रफ्तार भी खोली जा सके, क्योंकि ट्रैफिक पर इस वक्त ब्रेक लग गया है। कई जगहों की स्थिति है ऐसी, जैसी तस्वीरें इस वक्त आप तिलक ब्रिज इलाके की देख रहे हैं।